साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम गणित पेडागोजी के गणित शिक्षण की विधियां के बारे में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि गणित शिक्षण से संबंधित कौन सी और कितनी विधियां हैं। इन विधियों के बारे में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे साथियों, जो हमारी गणित शिक्षण की जो पहली विधि है वह है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक्स मेथड। इस विधि को हम तो इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देखेंगे कि इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। यानी विश्लेषण विधि में क्या होता है कि हम पहले अज्ञात राशियों के बारे में से फिर हम ज्ञात राशियों की ओर चलते हैं ना। इसमें तो पहले अज्ञात राशि की जानकारी लेते हैं, फिर ज्ञात की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। तो विश्लेषण विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? गणितीय रेखा गणित में तो उसमें प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम विश्लेषणात्मक या विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्लेषण विधि की अगर हम गुणों की बात करें तो इसके कौन कौन से गुण यानी एडवांटेज है? तो स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है एवं स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो विश्लेषण विधि होती है प्यारे साथियों, यह समस्या का स्वयं समाधान, यानी मान लीजिए मेरे पास कोई समस्या है तो उस समस्या को खोजने के लिए तो मैं खुद खोजूंगा, मैं स्वयं खोजूंगा। ठीक है, हल खोजने पर बल देती है और यह इसका जो ज्ञान होता है वह स्थायी होता है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरे टॉपिक में बात करें तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो प्रश्न पूछ लेगा कि विश्लेषण विधि कौन सी विधि है? तो यह एक मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, रुचि उत्पन्न करती है विश्लेषण विधि। ठीक है, खोज करने की क्षमता, अन्वेषण क्षमता का विकास होता है। यानी इस विधि के द्वारा एक जो बालक में होता है, बालक में खोज करने की क्षमता का विकास होता है ना, उसमें चिंतन की क्षमता का विकास होता है। तो इस प्रकार यह विधि बहुत अच्छी विधि है। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ दोषों की बात करें कि विश्लेषण, देखिए कोई भी चीज़ हो उसमें अगर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ ना कुछ बुराई होती है, चाहे वह कुछ भी हो। अब हम यहाँ पे अगर दोष की बात करें यानी डिसएडवांटेज की, तो इसमें क्या होता है, इसमें समय अधिक लगता है। तो विश्लेषण विधि में क्या कि समय वैसे भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें खोज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग का है ना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। यानी जो विश्लेषण विधि होती है वह छोटी कक्षा जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बालकों के लिए यह अनुप्रयोग होती है ना। फिर कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। इसके लिए अच्छे से अच्छे कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक ही ये सारी विधियों को प्रयोग कर सकता है। तर्क शक्ति की अधिक जरूरत होती है। तो इस विधि में क्या होता है कि बालक में तर्क शक्ति यानी चिंतन की शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आप देख लिए होंगे। अब हम देखेंगे संश्लेषण विधि। ठीक है, चलिए संश्लेषण विधि के बारे में बात करते हैं। तो यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो वो एक दूसरे के पूरक ही होती है ना। जैसे भोजन और जल क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि यह विधि संश्लेषण विधि, यह विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर हमें संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। देखिए विश्लेषण विधि में क्या होता है, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। पहले हम अज्ञात राशियों के माध्यम से हम ज्ञात राशियों को प्राप्त करते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि में ठीक उसका उल्टा, इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। और जो छोटे छोटे खंड हैं, यानी जैसे मान लीजिए 5, 5, 5, 5 मिला के अगर 5 5 बार है तो उसको हम जैसे 5 + 5 + 5, तो ये छोटे छोटे खंडों को मिलाकर हम इसको क्या एक बड़ा खंड बना सकते हैं, यानी एक बड़ा संश्लेषण में इसको हम बदल सकते हैं। तो यह किस में होता है? संश्लेषण विधि। ठीक है, जैसे
अगर हम बात करें यानी a बराबर b, तो यह क्या ज्ञात है, लेकिन b बराबर c यह अज्ञात है। यहाँ पे ये ज्ञात हो जाएगा, है ना, ज्ञात यहाँ पे अज्ञात हो जाएगा, है ना। अतः a बराबर c अर्थात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके गुणों की, तो यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध होती है। तो जो संश्लेषण विधि क्या होती है, सरल होती है, सूक्ष्म होती है और क्रमबद्ध यानी लाइन टू लाइन होती है। ठीक है, समस्या का हल जल्दी निकलता है अर्थात कम समय लगता है। इस विधि में क्या होता है, कोई भी समस्या होती है उसका हम जल्दी से हल निकाल सकते हैं और उसमें समय भी कम लगता है। स्मरण शक्ति का विकास में मदद होती है। तो इस विधि के माध्यम से जो बच्चों को याद करने की शक्ति होती है यानी स्मरण शक्ति में भी विकास होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस विधि के दोष के बारे में। तो इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। तो यह विधि क्या होती है, यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें सूत्र याद करना है तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस प्रकार क्या, इसको हम जब हम रटेंगे याद करेंगे तभी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अन्वेषण क्षमता यानी खोज करने का विकास नहीं हो पाता। तो इस विधि में क्या होता है कि जो बालकों के अंदर जो चिंतन शक्ति या खोज करने की अन्वेषण शक्ति होती है उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि जो बालक ज्ञान अर्जित करता है, अर्जन करता हुआ है, अस्थायी होता है यानी वह स्थायी नहीं होता, लंबे समय तक वह याद नहीं कर सकती। यह विधि विकास में सहयोग नहीं करती। यानी बालक का अगर मानसिक विकास की बात करें तो इस विधि के माध्यम से बालक का मानसिक विकास नहीं होता, बल्कि तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। यह विधि क्या होती है, इसमें तार्किक चिंतन और तार्किक क्षमता का भी अभाव होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम। तीसरी विधि है हमारी आगमन विधि, है ना। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं और उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले छात्रों के मध्य क्या उदाहरण रखते हैं, उदाहरण के बाद इसको हम जो है तो नियम बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण अगर हमने रख दिया कि नियम ये है, हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, आप क्या करेंगे कि बच्चों से पूछेंगे कि ये 10 कैसे आ गया। तो पहले तो हमने उदाहरण कर दिया कि 10 जो है तो 5 + 5। तो पहले हमने उदाहरण दे दिया कि 10, फिर उदाहरण के बाद हम क्या उनको नियम बताएंगे कि 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस विधि में क्या होता, पहले उदाहरण दिया जाता आगमन विधि में और फिर उनको नियम बताए जाते। ठीक है, चलिए फिर क्या है कि इस विधि के 3 कार्य किए जाते। पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस विधि में आगमन विधि में क्या होता है, बच्चों को पहले हम विशिष्ट जानकारी देते हैं, उन जो विशेष जानकारी, है ना। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस विधि में जो है तो पहले ज्ञात राशियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञात से अज्ञात राशि। जैसे ज्ञात राशि, जैसे ये हमने 10 क्या हमारी ज्ञात राशि, लेकिन यह ज्ञात राशि कहाँ से आई, 5 + 5 से आई। यानी अज्ञात राशि, पहले हम ज्ञात राशि को जानेंगे, उसके बाद बच्चों को हम अज्ञात राशि के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है स्थायी, है ना। जैसे ये 10 क्या स्थायी है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम क्या आगे देखेंगे, इसके गुण के बारे में बात करते हैं। तो यह कैसी विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। तो आगमन विधि प्रश्न में पूछ लेगा परीक्षा में कि आगमन विधि कौन सी विधि है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसमें स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है। तो इस विधि में क्या होता है कि बालक छात्र जो होते हैं वह स्वयं कार्य करते हैं, जिसके कारण उनकी जो अधिगम क्षमता होती है वह स्थायी होती है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। यह विधि कैसी है, व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग की जाती है ना। जैसे मान लीजिए हम बाज़ार गए कुछ सामान लेने, वहाँ पे हमें क्या 50 रुपये देना है, तो हमने 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये और 25 रुपये की जो है, तो मान लीजिए हमने कोई सामान ख़रीदा, मान लीजिए 10-10 रुपये की 5 झाड़ू खरीदे, तो अब हमको उसको 50 देना, तो पहले हम उस पर व्यवहारिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके
जो है तो आगमन विधि के और गुण देखेंगे। तो इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। तो आगमन विधि में क्या होता है कि जो बालक होता है उसमें जो है तो किसी भी कार्य या पढ़ने या अधिगम करने की क्षमता का विकास होता है, और वह और अधिक ज्ञान अर्जित करने के में वह क्या रहता है, जिज्ञासु रहता है। यानी वह यह जानकारी प्राप्त करता रहता है कि यह कैसे हुआ। ठीक है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो यह विधि क्या है कि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। जो आगमन विधि है, क्योंकि उनको पहले ही हम उदाहरण दे देते हैं, फिर जब उदाहरण दे देंगे उनको धीरे धीरे नियम बताएंगे, तो इससे क्या होता है उनमें जो है तो गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। फिर अगर हम बात करें इस विधि के दोष के, तो यह धीमी विधि है, अधिक समय लगता है। तो यह विधि कैसी है, धीमी विधि है, क्योंकि आगमन विधि है यह, क्योंकि इसमें उदाहरण के माध्यम से फिर क्या है कि नियम बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है समय ज़्यादा लगता है। तो यह एक धीमी विधि है ना। इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अधिक सोच की आवश्यकता पड़ती है। तो इस विधि में क्या होता है कि बालक को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और जिससे उसमें जो चिंतन की भी आवश्यकता होती है। फिर क्या, इसके जो परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं आते, कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो इस विधि का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वह स्थायी एवं स्पष्ट नहीं होते, जिसके कारण गलत निष्कर्ष भी निकलता है। क्या, इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह विधि ऐसी, इस विधि का जो है तो कक्षा में हमेशा प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। यह इसका एक दोष है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम आगमन विधि के बारे में। तो यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। तो जो निगमन विधि है, निगमन विधि आगमन विधि की सेम उल्टा, जैसे विश्लेषण विधि का उल्टा संश्लेषण विधि, आगमन विधि का उल्टा निगमन विधि। ठीक है, इसमें पहले परिभाषा, सूत्र, निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि पहले बच्चों को नियम, सूत्र और निर्देशों के बारे में बता दिया जाता है, फिर इससे क्या होता है उनको जो है तो फिर सत्यता सिद्ध किया। जैसे बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है कि ये वाला नहीं, जैसे a+b बराबर ab। तो बच्चों को यह पहले ही, यह सूत्र और यह नियम पहले ही बता दिया जाएगा कि बच्चों a+b बराबर ab होता है ना। उनको फिर सूत्र और परिभाषा की, अगर हम a को b में जोड़ेंगे तो ab होगा। तो इस प्रकार जो है तो उनको पहले सूत्र बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर सत्यता उनको फिर उदाहरण देकर बताया जाएगा। ठीक है, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में पहले बच्चों को नियम बताते हैं, नियम बताने के बाद उनको फिर उदाहरण देकर समझाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके अगर गुण की बात करें तो सामान्य से यह विशेष की ओर हो जाती है। इस विधि में क्या होता है, बच्चों को पहले सामान्य सी बातें बताई जाती, नियम, तर्क, यह सारी चीज़ें बताई जाती, फिर धीरे धीरे उनके कठिनाई स्तर को बढ़ाया जाता है। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसमें जो है तो धीरे से यानी छोटे से बड़े की ओर चला जाता है इस विधि में। ठीक है, चलिए अगर हम इस विधि के गुण की बात करें तो यह अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। जो निगमन विधि होती है यानी सूत्र विधि, इसे हम सूत्र विधि भी कहते हैं। यह क्या होती है, गणित और बीज गणित के शिक्षण में। जैसे बीज गणित में क्या होता है कि a² + b² + ab है ना, a+b² बराबर 2ab + bc है ना। क्या होता है, ये सारे सूत्र बताए जाते हैं, उसमें जो है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कम परिश्रम एवं सत्य की बचत होती है। तो इसमें क्या होता है कि मेहनत भी कम लगती है। मेहनत इसलिए कम लगती है क्योंकि हम पहले ही सूत्र जाने रहते हैं ना। समय भी कम लगता है, हमें सूत्र पता है, हम जल्दी जल्दी सूत्र के आधार पर उस समस्या को हल कर देते हैं। स्मरण शक्ति का विकास होता है इसमें, जब हम सूत्रों को याद करेंगे तो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, स्मरण शक्ति, उसका भी विकास होगा, है ना। चलिए फिर देखते हैं। इसके अगर हम दोष की बात करें तो दोष में हम देखेंगे कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र नियमों व सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उन्हें याद करते हैं। तो यह कैसी विधि, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हुए सूत्र वगैरह खुद नहीं खोजते, उनको पहले ही रटा दिया
जाता है, जिससे जो उनकी जो तार्किक चिंतन शक्ति वह अन्वेषण शक्ति वह क्षीण हो जाती। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव से स्पष्ट होता है। तो इस विधि से जो बच्चों को ज्ञान अर्जित किया जाता है, अर्जित होता है, वह अस्थायी होता है, यानी वह लंबे समय तक नहीं टिका रहता। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब बच्चा अपने से मेहनत करेगा, अपने से तर्क लगाएगा, उस समस्या का हल खोजेगा, तो उसका ज्ञान स्थायी होगा। अगर उसको समस्या का हल पहले ही बता दिया जाएगा तो वह इस ज्ञान अस्थायी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। तो इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तत्व, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। तो इसमें एक प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला में जो बच्चे होते हैं वह यंत्रों, उपकरणों व अन्य सामग्रियों की मदद से जो गणित के तथ्य हैं, उन व नियमों, उनके सिद्धांतों की क्या स्वयं जांच करते हैं प्रयोगशाला में। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि बच्चों को स्वयं करने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, यानी वह स्वयं करें और स्वयं सीखें। एग्जाम्पल, अगर पाइथागोरस का प्रमेय हमें प्रयोगशाला में सिद्ध करना होगा तो हम स्वयं अपनी मेहनत से करेंगे। ठीक है, इसके अगर गुणों की बात करें तो छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं, क्योंकि इस विधि में क्या हो, यह प्रयोगशाला विधि है ही ऐसी कि इसमें उपकरणों का ही प्रयोग किया जाता है ना। प्रयोगशाला में किया गया ज्ञान अधिगम जो स्थायी होता है, क्योंकि जब बच्चे करके सीखेंगे तो उनमें जो ज्ञान का अधिगम होगा वह स्थायी होगा। यह रुचिकर विधि है। इस विधि में बच्चे क्या रुचि करते हैं, रुचि लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ करेंगे पहली पहली बार पाएंगे तो उसको करने में उनको मज़ा आता है। तर्क क्षमता का विकास होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है, उनमें जो तार्किक चिंतन का भी विकास होता है। ठीक है, इसके अगर हम दोषों की बात करें तो यह विधि कैसी है, यह एक खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें सारे जो उपकरण हैं यंत्र उनको खरीदना पड़ता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चे उपकरण से सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं। तो यह विधि क्या है कि यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सही गलत का फर्क नहीं पड़ता। तो वो पता चला प्रयोगशाला में उपकरण क्या अन्वेषण करने गए, प्रयोगशाला में उपकरण का उपयोग हुआ है, उसको लेके खेलने लगे, खेलते खेलते एक तोड़ दिया, एक फेंक दिया। तो इस प्रकार क्या है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। तो यह विधि क्या है कि छोटी छोटी कक्षा या कम छात्रों वाली जो कक्षाएं उनके लिए उपयोगी है। बाकी जो बड़ी कक्षाएं जहाँ 100-200 छात्र, उनके लिए यह उपयोगी नहीं है। फिर बात करें अनुसंधान विधि। तो अनुसंधान विधि जो है तो यह हेरोइनिस्टिक शब्द का एक ग्रीक हेरुएस्को शब्द से आया, जिसका अर्थ होता मैं खोजता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि की खोज की थी। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने इस विधि की खोज की थी, अनुसंधान विधि की। ठीक है, चलिए अनुसंधान विधि के बारे में बात करें तो यह है हेरोस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके यह अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि में क्या होता है कि बच्चे स्वयं खोज करता है और अपने आप में सीखता है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक किसी विषय के बारे में वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता, मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाते। जो अनुसंधान विधि होती है, अनुसंधान विधि में जो है तो शिक्षक बच्चों के सामने एक प्रश्न रख देता है और प्रश्नों के माध्यम से जो है तो बच्चों में उसके चिंतन, उसके में अनुसंधान करने के लिए जो है तो तर्क शक्ति का विकास करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुसंधान विधि की हम गुणों की बात करें तो इस विधि द्वारा छात्रों में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण करने, तुलना आदि का विकास होता है। क्योंकि अनुसंधान जब वह अन्वेषण करेंगे, है ना, तो उनमें तर्क करने की क्षमता विकास होगी, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, तुलना आदि वो सारी जो ये प्रक्रियाएं वह सीख सकते हैं। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक होती है, जो अनुसंधान विधि होती है। अगर गणित के शिक्षण में बात करें, क्योंकि इस विधि का प्रयोग विज्ञान में भी किया जाता है, लेकिन इसको जो है तो अगर गणित की बात करें, गणित के दृष्टिकोण से, तो यह बहुत ही लाभदायक विधि है। फिर क्या है, ये इस विधि में ज्ञान की खोज करने की स्थिति रहती है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान को अधिक से अधिक खोज किया जाता है। अनुसंधान विधि में स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। इसमें जो चूँकि बच्चा क्या है कि वह अन्वेषक के रूप में है, अनुसंधानक के रूप में है, तो वह जो है तो गणित स्वयं कार्य करने के प्रेरित होगा और स्वाध्याय की आदत का निर्माण कराती है ना। इसमें क्या होता है, बच्चों को स्वाध्यायी बनाती है।
इसमें छात्र स्वयं अन्वेषण बन जाता है, यानी इसमें छात्र को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं अन्वेषण बन जाता है। ठीक है, इसके अगर दोष की बात करें तो यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा देती है, क्योंकि इसमें कोई देख रेख वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो बच्चे क्या होता है कि अपने आप में ही लगे रहते हैं, तो उनका जो क्या है कि सही गलत का वो फैसला नहीं कर पाते। ठीक है, उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अपनी गलती को समझ पाए। जो बच्चे होते हैं, चूँकि बच्चे दिमाग के कच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो क्षमता होती है, तार्किक चिंतन की क्षमता, वह कमज़ोर होती है और वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम बात करें सातवें, तो समस्या समाधान विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों से को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने के लिए बोलता है। तो समस्या समाधान क्या विधि है? जैसे आप हमारे छात्र हो गए, हमने आपके पास एक समस्या रख दी कि आपके पास 50 केले हैं, 50 केलों को 20 लोगों में बांटना है, तो और 30 लोगों को जो है तो सेब देना है। तो इसमें क्या होता है, हमने आपके पास एक समस्या रख दी, अब आपको क्या है कि उस समस्या का स्वयं समाधान करना है विचार विमर्श के माध्यम से। ठीक है, छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। इस विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि इसमें छात्र समस्या के क्या बालक से ही संबंधित होनी चाहिए, है ना, उनसे उनके जो उनकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। इसमें बालक क्या होता है, उस समस्या का समाधान करने में सरलता होती है और वह यह विधि करके सीखने में सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, अगर इस विधि के हम गुणों की बात करें तो यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस विधि में क्या होता है कि क्योंकि बालक जब स्वयं समस्या का समाधान करेगा तो उसको सही गलत का फैसला होगा, है ना, वह करने में सीख जाएगा, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस विधि में छात्र सदैव क्रियाशील होते हैं। इस विधि में क्या होता है कि छात्र स्वयं क्रियाशील होते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करते हैं। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास होता है। ठीक है, चलिए अगर हम समस्या समाधान विधि के अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यदि समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के रुझान जो है तो समस्या के ऊपर निर्भर होता है। अगर वह सरल है तो बच्चे रुचि लेंगे, अगर वह कठिन है तो बच्चे रुचि नहीं लेंगे। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में सूची यहाँ पे रुचि है। ठीक है, अगर समस्या की जो भाषा अगर वह सरल नहीं है तो वह उसमें रुचि नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि कठिन भाषा में भी पढ़ने लिखने में मज़ा नहीं आता, समय अधिक लगता, क्योंकि जब बच्चे स्वयं समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें समय लगेगा, है ना। चलिए बात करते हैं प्रयोजन विधि की। तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया था। तो यह जो प्रोजेक्ट मेथड है यानी प्रयोजन विधि, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। तो संपूर्ण कार्य जैसे कोई समस्या उसके लिए पहले योजना बनाई जाती है, प्रोजेक्ट तैयार किया जाता, फिर उस समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल खोजता है। ठीक है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि जब एक प्रोजेक्ट के रूप में उस समस्या का प्रयोजन बना दिया जाता है तो बच्चा क्या होता है स्वयं उस समस्या का समाधान कर खोजता और अपनी तर्क शक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम इस विधि की गुणों की बात करें तो छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब वह प्रयोजन के द्वारा स्वयं समस्या का समाधान करेगा तो उसमें जो क्रियात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। छात्रों में निरीक्षण, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है ना। फिर इसके दोषों की बात करें तो इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता। जो प्रयोजन विधि है तो इस विधि को कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबका एक उचित स्थान होता है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता सही टाइप से। ठीक है, चलिए फिर बात करें हम व्याख्यान विधि की। तो यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी अन्य विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। तो व्याख्यान से ही समझ में आ गया कि कोई समस्या है, हमने उस समस्या के बारे में आपके सामने व्याख्यान दे दिया, है ना, व्याख्या कर दी, और फिर तर्कपूर्ण, व्यवस्थित, क्रम तथा आकर्षित होनी चाहिए, और हमने आकर्षण, तार्किक और व्यवस्थित रूप से व्याख्यान कर दिया ताकि छात्र अपने विषय पर केंद्रित रहे। और इस विधि में प्रश्न व उत्तर उदाहरणों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो कोई समस्या है, हमने छात्रों के सामने व्याख्यान के द्वारा उसको तर्कपूर्ण,
है ना, व्यवस्थित रूप से और आकर्षित ढंग से उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब बच्चों का क्या है कि छात्र का ध्यान उस विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में क्या होता है, उत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगर इस विधि के गुण की बात करें तो यह विधि किसी विषय को पढ़ाने की सबसे सरल विधि होती है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। व्याख्यान विधि की अगर हम दोष की बात करें तो इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है, क्योंकि इसमें सब पूरा जो रोल होता है वह शिक्षक का ही होता है। यह विधि कर इंडिविजुअल डिफरेंस के सीखने पर बल नहीं देती है ना। इसमें इसमें इस विधि पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यह विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। 10वीं विधि हमारी, इस विधि में खेल यह प्ले बाय मेथड, यह एक खेल विधि है। तो इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि को फ्रोबेल ने दिया है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद कर लीजिए कि खेल विधि किसके द्वारा दिया गया है, तो यह फ्रोबेल के द्वारा दिया गया। इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाता है। तो खेल विधि है ना, खेल विधि क्या कि बच्चों के सामने खेल खेल के माध्यम से जो है तो उनको गणित सिखाया जाता है। अगर हम इस विधि के गुण की बात करें तो छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, तो बच्चों का मन लगा रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनका खेल में मन लगता है ना। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जब बच्चे खेलेंगे तो उनमें जो है तो बच्चों का मानसिक विकास भी होगा। यह विधि करो और सीखो पर सिद्धांत पर आधारित है। जो खेल विधि है, क्योंकि बच्चे इसमें स्वयं सक्रिय होते हैं, स्वयं सीखते हैं और स्वयं कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है, बस सीखो और करो पर सिद्धांत पर आधारित है। अगर इस विधि की हम दोष की बात करें तो कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण विधि में कठिनाई होती है, क्योंकि देखिए बच्चों में क्या होता है कि शारीरिक विकलांगता, शारीरिक विभिन्नता के कारण उसमें जो है तो यह विधि कहीं कहीं असफल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे क्या है कि वह विकलांग है, अब विकलांग है तो वह नहीं खेल पाएगा, है ना, तो क्या है कि वह उसमें भी उसका जो विकास होगा वह कम होगा। ठीक है, फिर 11वीं हमारी है विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं शिक्षक हो गया, आप हमारे विद्यार्थी हो गए, हम और आप मिलकर कोई समस्या है, उस समस्या का हम और आप अपने तर्कों के माध्यम से, अपनी चिंतन की शक्ति के माध्यम से आपस में मिलकर हम उस समस्या का समाधान करेंगे, अनुभव खोजेंगे। यह एक विचार विमर्श विधि है। ठीक है, तो आई होप कि साथियों आपको पसंद आई होगी, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।